कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 7th आईसीएसई मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर जो कि है फंडामेंटल कांसेप्ट, जिसमें आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस भी इंक्लूड होंगे। ये चैप्टर का नाम तो सुनना ही होगा ना, क्लास 6 में भी पढ़ा था और वही सही चैप्टर आज फिर से पढ़ने वाले हो क्लास 7th में। तो एक्साइटेड तो होना चाहिए ना। यहाँ आप आज कवर करने वाले हो एक्सरसाइज 13A एंड 13B। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग एनी डिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए बात करेंगे अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। कुछ छोटा सा रिवीजन हो जाएगा जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था। एलिमेंट्री ट्रीटमेंट के नाम से यहाँ पर हेडिंग दी गई है। तो पहला टॉपिक जो है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में, जो कि है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। दो डिब्बे दिख रहे हैं, एक में तो लिखे हैं नंबर्स और एक में लिखे हैं आपके अल्फाबेट्स। तो हमने देखा था कि जब नंबर की बात होती है तो नंबर की जो वैल्यू है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इनको हम क्या कह देते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू सिचुएशन के साथ बदलती नहीं है। 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 9 हो, कुछ भी हो। और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिजिट्स आर आल्सो कांस्टेंट। 90 हुआ कांस्टेंट है, 90 90 ही रहेगा, 91 तो नहीं हो जाएगा। कब तक नहीं होगा? जब तक आप उसमें कोई ऑपरेशन ना लगाओ। यहां पर जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? आपके अल्फाबेट्स। तो जितने भी अल्फाबेट्स होंगे, चाहे स्मॉल लेटर्स के हों, A B X Y Z, वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ना वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर मैंने x लिखा तो अभी तो ये x है, अगर x की वैल्यू 0 हुई तो 0। वहीं पर अगर मैंने x + 3 कर दिया, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को ऐड कर दिया, तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ x। अगर x की वैल्यू 0 है, 3, 1 हुई, 4 तो चेंज हो रहा है, तो ये भी हमारा एक वेरिएबल हो जाता है। अभी हम देखेंगे इसी सारे जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनको पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम देखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल का। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या कह रहा है? एक, दो या दो से ज्यादा कांस्टेंट को जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो हमेशा ही कांस्टेंट आएगा। जैसे कि कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई से। अगर आप 3 + 8 करते हो तो 11 आएगा, तो 11 भी क्या है? एक कांस्टेंट ही तो है ना। कोई गलत तो बोला नहीं उसने, ठीक है। 8 - 3 करोगे 5 है, 5 क्या है? कांस्टेंट ही तो है। 8 × 3 करोगे क्या आएगा? 24 कांस्टेंट ही है। 8 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 8/3 डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 × 6, कितना हुआ? 2। तो 2.6 कुछ आएगा, तो इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये तो क्लियर होता है कि 2 या 2 से ज्यादा का कांस्टेंट अगर साथ में आ जाते हैं तो अब भी वो कांस्टेंट ही रहते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करेंगे सेकंड कॉम्बिनेशन की। अब 2 या 2 से ज्यादा कांस्टेंट का तो हो गया बात। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का जब आप कोई कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हो वो हमेशा ही वेरिएबल रहेगा। मान लो कि वेरिएबल लिया है x एंड एक और वेरिएबल y, तो x + y भी हमेशा वेरिएबल ही होगा। इनकी वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। x - y करोगे वो भी जो भी आएगा डिपेंडिंग ऑन द x एंड y, वो भी वेरिएबल ही होगा। x × y करोगे विच इज ऑल्सो अ वेरिएबल, और x डिवाइडेड बाय y करोगे वो भी वेरिएबल। यानी सब कुछ यहाँ पर वेरिएबल होगा, क्योंकि x और y भी जो है वो वेरिएबल है। उनकी जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी रिजल्ट भी चेंज होगा। क्लियर? बढ़ो आगे। तो चलिए बात करेंगे थर्ड की। थर्ड में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर कांस्टेंट एंड 1 और मोर वेरिएबल्स इज आल्सो अ वेरिएबल। क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि एक या एक से ज्यादा कांस्टेंट हो या फिर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमेशा वेरिएबल होगा। जैसे कि अगर 6 + x है तो इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी, क्योंकि x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो ये भी एक वेरिएबल। 8 - y भी वेरिएबल। 10 × z, जैसे कि z की अगर वैल्यू 1 रखी तो 10, 2 रखी तो 20, चेंज हो रही है ना, तो ये भी एक वेरिएबल। 2x/3y भी हमारा वेरिएबल ही होने वाला है। तो बच्चों अभी तक हमने एक टॉपिक पढ़ लिया कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। अब हम बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म कोई भी एक नंबर हो सकता है जो कि कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो सकता है या कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन में भी प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, ठीक है। तो ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? टर्म। जैसे कि अगर 3ax लिखा है तो ये हमारा एक टर्म है। 3a/5y लिखा है तो ये 1 टर्म है।
ठीक है, 5 अगर लिखा है तो ये भी एक टर्म है। वहीं पर अगर मैंने लिख दिया 3a + 5y तो ये यहाँ पर आ जाएंगे दो टर्म, ये एक इंडिविजुअल टर्म है, ये एक इंडिविजुअल टर्म है। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे ना रिवीजन हो रहा है जो क्लास 6 में पढ़ा था, काफी लोगों को याद होगा, काफी लोग भूल भी गए होंगे, तो उनका यहाँ पर क्विक रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे थर्ड की। थर्ड में क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म्स। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कलेक्शन होता है एक या एक से ज्यादा टर्म का, जो कि सेपरेट होगा एक दूसरे से बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक एक से ज्यादा टर्म होंगी, बिल्कुल है, कलेक्शन है वन और मोर टर्म विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय प्लस और माइनस। ठीक है, तो हमने इक्वेशन भी आपको एग्जांपल 3x + 4y - 7 कितनी टर्म है यहाँ पे? ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, जो कि एक दूसरे से अलग हो रही है प्लस और माइनस के साइन से। तो यहाँ पर टर्म्स अगर कोई पूछ लेगा तो 3 टर्म्स, और ये हमारा क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था। क्या है वो? कि जब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस लगाओगे तो वो ही टर्म को सेपरेट करेगा। जैसे 3x + 5y अगर आपने लिखा है तब आप बोलोगे कि ये दोनों टर्म जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं और इनको आप कंसीडर करोगे दो टर्म्स। वहीं पर अगर आपका ये लिखा रहता 3x × 5y तो ये कंसीडर होता वन टर्म और ये हो जाता 15xy। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है 3x + 4y has two terms, 3x - 4y is also a two terms, whereas 3x × 4y, 3x / 4y has only one term. Clear? तो चलिए अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उससे आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, ये हमको देखना है। क्या लिखा है? द एज ऑफ अ लेडी इज 28 years more than the age of her son who is x year old। यानी लेडी की जो एज है ना वो 28 ईयर ज्यादा है, उसकी सन की जो एज है वो x है। 28 ज्यादा मतलब प्लस कर दो x में 28, तो लेडी की एज क्या हो जाएगी? x + 28। ठीक है, वहीं पर अगर आपके पास एक्सप्रेशन लिखा है इफ अ नंबर n इज 12 टाइम्स ऑफ द नंबर x, जो नंबर n है वो क्या है? वो 12 टाइम्स है, यानी मल्टीप्लाई 12 टाइम्स यानी 12 × x है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन जनरेट करने हैं और क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है। क्लियर? तो चलिए बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो पहला है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है? जिसमें वन टर्म हो। ठीक है, जैसे x 5xy, ये भी एक टर्म कहलाएगी, ये भी, क्योंकि डिवाइड में। बाइनोमियल जिसमें दो अनलाइक टर्म्स हो, जैसे 2a + x, 7x - 8 एक्सेट्रा। ट्राइनोमियल जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स हो, जैसे ax², bx + c, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन 3 अनलाइक टर्म्स हो, जैसे 4 - a + ax + y एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स हैं जो कि हमने क्विक रिकैप कर लिए, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। और इसमें सब चीजें मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि सबको याद ही होना चाहिए। इनके नाम से मैंने बताया था, मोनोमियल, मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिसको पढ़ने से आगे वाले क्वेश्चंस जो है वो सिंपल हो जाएंगे। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ कांस्टेंट्स हो, जैसे कि 5 - 5, 7/3, ये जब भी होंगे तो वो जो पॉलिनोमियल है वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना? समझ में आ ही गया होगा। अब मान लो कि कोई पॉलिनोमियल में सिर्फ 0 है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंस 0 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो इसको हम कहेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं हम 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप 4/x। अगर 4/x टाइप का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वो कभी भी मोनोमियल नहीं बन पाएगा अनलेस x इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक x जो है वो 0 के बराबर ना हो तब तक वो मोनोमियल नहीं बन पाएगा। जैसे कि अगर मैंने 4/0 लिया तो नहीं बन सकता। हाँ, अगर मैंने 4/1 लिया, 4/2 लिया तो 1, ये बन जाएगा मोनोमियल, जिसमें आ जाएगी आपकी सिंगल टर्म। ठीक है, और अगर ये चेंज होते होते x की वैल्यू 0 हो गई तो ये हो गया 4/0 विच इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। तो ये कब मोनोमियल होगा? जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ कि 15/y के केस में सेम सिचुएशन कैसे एप्लीकेबल होगी? क्या उसमें 0 हो सकता है? सोच के बताओ।
तो चलिए बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिसमें क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल। इसको कब पॉलिनोमियल कहेंगे? इफ एक्सपोनेंट ऑफ एवरी टर्म इन इट इज अ होल नंबर, कि जो भी टर्म्स आपके पास हैं उनका जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर होना चाहिए, यानी 0, 1, 2 से लेके, ठीक है। अब सेकंड कब हो सकता है? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक्सपोनेंट जो है किसी भी टर्म का वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली एक्सपोनेंट ऑफ एनी टर्म ऑफ इट इज नॉट अ वेरिएबल, वो वेरिएबल भी नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं x रेज टू द पावर 5 प्लस x रेज टू द पावर -5, जो मैंने यहां पर भी लिखा है, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ जल्दी सोच के, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट है इस टर्म का वो क्या है? नेगेटिव है, और कभी भी एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज ये हमेशा होल नंबर होगा, और होल नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सोचो, नहीं। x प्लस 1/x को क्या लिख सकते हो? x रेज टू द पावर -1, यानी ये भी नहीं है। 5 प्लस रूट x क्या एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। 5 प्लस रूट x को क्या लिखते हो? x रेज टू द पावर हाफ, क्योंकि एक्सपोनेंट की पावर कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। अब x रेज टू द पावर x क्या एक पॉलिनोमियल है? नहीं है, बिकॉज वेरिएबल नहीं हो सकती एक्सपोनेंट की पावर, ठीक है। तो देख के ही पहचानना आना चाहिए बारीकी से कि कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। क्लियर? अब बात करेंगे कि जो पॉलिनोमियल है वो सिंगल वेरिएबल या फिर उससे ज्यादा वेरिएबल्स के साथ में बन सकता है, जैसे कि x³ - 7x + 8 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, जो कि x है अकेला। यहाँ पर ये भी वन वेरिएबल का है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल अकेला y है। यहाँ पर है 4x² y² + 3x² - 7x²। यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है ये दो वेरिएबल्स का है, x एंड y का, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की। जब दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज, जो कि हो सकती है आपकी कांस्टेंट वेरिएबल्स या फिर दोनों, जब साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्रोडक्ट होगा 4xyz है। तो ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, xyz क्या है? वेरिएबल, और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज योर प्रोडक्ट। डन। चलिए बात करेंगे फैक्टर की। फैक्टर क्या होता है? ईच ऑफ द क्वांटिटीज, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, जब वो मल्टीप्लाई टुगेदर टू फॉर्म अ टर्म, जब वो फॉर्म बना रही, क्या बना रही है? साथ में मिलकर टर्म बना रही है, तो उनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ द टर्म। क्या बोला? हर एक क्वांटिटी, क्वांटिटीज में कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, जब वो आपस में मिलकर एक टर्म बना रही है तो वो हर एक क्वांटिटी जो है वो उसके फैक्टर्स कहलाएगी। ये क्या है? 3ab इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3a एंड b, और ये 3ab ये प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट ये है और इसका फैक्टर ये है, यानी 3ab क्या होगा? इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर? यहाँ पर लिखा है फैक्टर ऑफ अ क्वांटिटी इज ईच एंड एवरी कांस्टेंट वेरिएबल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय विच द गिवन क्वांटिटी इज कंप्लीटली डिविजिबल। फैक्टर यहाँ पर वो भी होंगे जिससे ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो ये इनसे डिविजिबल है, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे तो ए भी बचेगा, ए से करोगे 3 भी बचेगा, बी से करोगे 3 ए बचेगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे कोफिशिएंट की। मोनोमियल में एनी फैक्टर और अ ग्रुप ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मोनोमियल। क्या बोला है कि मोनोमियल में कोई भी फैक्टर हो या फिर ग्रुप ऑफ फैक्टर्स है उस टर्म का, उसको हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मोनोमियल। समझ में आया? मोनोमियल मतलब एक टर्म, जैसे 3xy है, ये किससे मिलके बना है? 3 से, x से और y से, तो इसके फैक्टर क्या हुए? 3x और y। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ 3, तो क्या बताओगे? जो भी रिमेनिंग टर्म बची है, कौन सी बची है? xy। कोफिशिएंट ऑफ x अगर पूछते हैं तो 3y, कोफिशिएंट ऑफ y पूछते हैं तो 3x। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप मुझे बताना 12xyz में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है, इफ अ फैक्टर इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी, जो कि कांस्टेंट हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है? बताओ जल्दी से। अगर आपसे पूछूं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ
एक्स वाई क्या होगा 3। तो 3 क्या है, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है बिकॉज ये अकेला एक कांस्टेंट है जो कि नंबर है। वाइल द फैक्टर्स इन्वॉल्विंग जिसमें लेटर है उसको हम क्या बोलेंगे, लिटल कोफिशिएंट। तो बाकी ये सब क्या है, लिटल कोफिशिएंट्स है जिसमें एक वेरिएबल भी इन्वॉल्व है यानी लेटर इन्वॉल्व है। तो ये हो गया इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 एक्स वाई का, और जिसमें भी ए बी सी जो भी कुछ आ रहे हैं वो हमारा लिटल कोफिशिएंट कहलाता है। तो चलिए बात करेंगे डिग्री ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल यानी सिंगल टर्म की कैसे आप डिग्री निकालोगे। तो किसी भी मोनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, एक्सपोनेंट्स ऑफ इट्स वेरिएबल और द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वेरिएबल, या तो सम होगी एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वेरिएबल की। जैसे कि है 5x², ये एक सिंगल टर्म है, बिल्कुल ये एक मोनोमियल है। इसकी अगर डिग्री पूछेंगे तो क्या होगी, जो इसका एक्सपोनेंट है इसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है 2, तो डिग्री हो गई 2। यहां पर भी ये एक ही टर्म है यानी मोनोमियल है। अब इसमें एक्सपोनेंट की सम जो है वो इसका डिग्री कहला, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है तो इसका सम करोगे तो 2 + 1, तो डिग्री क्या हो गई इसकी 3। क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ इट्स हाईएस्ट डिग्री टर्म। जिस टर्म की हाईएस्ट डिग्री होगी वो इसकी डिग्री हो जाएगी। अगर मैं इसका निकालती हूं, इस टर्म का जो कि एक मोनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, इसके एक्सपोनेंट यानी 4, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो 1 + 2 दैट इज योर 3। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 + 2 दैट गिव्स यू 4। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, दैट इज द डिग्री। तो 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, तो यानी इसकी डिग्री क्या हुई 4। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं x1 + x² + x⁴, इसमें डिग्री क्या होने वाली है, तो इसमें डिग्री हो जाएगी इसकी 4, ठीक है, हाईएस्ट। ओके, देख के ही मालूम पड़ जाएगा। जहां पर सिर्फ ये पॉलिनोमियल जो है एक ही वेरिएबल का, उसमें सिर्फ जो हाईएस्ट पावर में लिखा होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। चलिए बात करेंगे अब हम लाइक और अनलाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें सेम लिटरल कोफिशिएंट्स होगा या फिर अल्फाबेटिकल लेटर सेम होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। जैसे कि अगर आपके पास है 5a - 5a, तो ये क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए हैं, बिकॉज ए जो लिटल कोफिशिएंट है वो यहाँ पर सेम है। सिमिलरली 12xy एंड 25xy, ये भी क्या है, लाइक टर्म्स है, बिकॉज इसमें भी लिटल कोफिशिएंट सेम है। अब बात करोगे अनलाइक टर्म्स की, तो जिसमें डिफरेंट लिटल कोफिशिएंट है, लाइक 15a² एंड 25b²a, ये क्या है, एक अनलाइक टर्म्स है, बिकॉज यहाँ पर जो लिटल कोफिशिएंट है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पर a² भी है, यहाँ पे b² है, तो ये क्या हो गए अनलाइक टर्म्स। ओके, तो अभी हमें डिस्कस क्या करा, लाइक टर्म्स डिस्कस करी, अनलाइक टर्म डिस्कस किया। यहाँ पर हमें 2 एग्जाम्पल हमने लिए रियल लाइफ के। तो यहाँ पर इस बास्केट को देख के हमें क्या दिख रहा है कि इसमें मैंगोज है, हमें अच्छे से क्लियर आ रहे हैं, एक जैसे ही मैंगोज हैं। तो ये हमारे क्या कंसीडर हो सकते हैं, लाइक टर्म में क्या था, जिनके लिटरल कोफिशिएंट सेम हो। तो यहाँ पर ये हमें पता है कि ये जो भी है ये मैंगोज है ना, मैंगोज है, तो ये हमारे क्या कंसीडर हो जाएंगे, लाइक टर्म्स। सिमिलरली अगर आपके पास आप गए हो फ्रूट्स लेने, तो आपने वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स अगर ले लिया, तो वहां पर हर एक चीज अवेलेबल है, मतलब जैसे एप्पल है, वो आपका ग्रेप्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स है, तो यानी यहाँ पे लिटल कोफिशिएंट सेम, जरूरी नहीं वो एप्पल ही हो, जरूरी नहीं वो ग्रेप्स हो, तो यहाँ पे वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। क्लियर। तो चलिए बात करेंगे एग्जाम्पल से, जो एक ही एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें हम इजीली समझ पाएंगे। क्या है, फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5 - 8xy + 6x² y³ + 5xy² - 8x³ y4। तो यहाँ पर पहले तो आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, सिंपली आप काउंट कर लो, बिकॉज यहाँ पर सारे जो है सेपरेटेड होते हैं प्लस और माइनस से। तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3, 4, 5, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5। फिर क्या पूछा, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री। तो इसमें अगर बात करेंगे, इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। तो ये हो गई 2, ये हो गई 5, 2 + 3, ये हो गई 3,
ये हो गई 7, यानी डिग्री क्या हो गई 7। कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स क्यूब इन -8x³ / 4, तो रिमेनिंग फैक्टर्स एक्स क्यूब को छोड़ दो एक्स क्यूब को -8/4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन 6x² अब एक्स का पूछा है तो एक एक्स रह जाएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो 6x × x/3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 6xy³। कांस्टेंट टर्म कौन सी है 5। कोफिशिएंट ऑफ ax² इन -8x³ तो क्या हो जाएगा -8x² का, तो बचा क्या होगा xy4। तो सारे हो गए। तो चलिए बात करेंगे हम एक्सरसाइज 13A की। 13A में क्या है, फॉर ईच एक्सप्रेशन गिवन बिलो स्टेट वेदर इट इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 7th and 8th पार्ट, ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। आपको क्या बताना है कौन सा इसमें से एक्सप्रेशन जो है वो इन सब कैटेगरीज में आएगा। तो पहले की अगर बात करें तो इसको आप कैसे लिखोगे 12z/5x + 4, यानी ये एक टर्म, यानी कितनी हो गई टोटल 2 टर्म्स, तो वो क्या बन गया आपका बाइनोमियल, ठीक है। फिर अगर हम 8th की बात करें तो 8 में क्या है 12 - 5z - 4 8 - 5z, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 टर्म। तो यहाँ पर भी 2 टर्म है, यानी ये भी क्या है बाइनोमियल है। तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट कर लिए, रिमेनिंग पार्ट सबको खुद ट्राई करने हैं, फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट xy इन -3axy एंड सेकंड में है z² इन p²y/z², ठीक है। तो कोफिशिएंट बताना है यहाँ पर xy का, तो रिमेनिंग फैक्टर्स कोफिशिएंट हो जाएंगे, यानी कोफिशिएंट क्या हो गया -3a, z² का कोफिशिएंट रिमेनिंग फैक्टर्स यानी p²y। अच्छा ये बताओ कितने लोग ना DPP ऑनलाइन टेस्ट एंड नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम डालते जा रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स के हम बनाते जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी अपलोड करते जाएं। सही बताना कितने लोगों ने अभी तक फर्स्ट 5 चैप्टर्स के आपने कर लिए हैं, बताना जरा, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अब हम 5th की। 5th में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताओ, हम 2 पार्ट कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट वाले को देखोगे तो ये जो पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल का है, जिसमें वेरिएबल एक है x एक है y। तो इसमें अगर डिग्री कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल टर्म की आप एक्सपोनेंट बताओ, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट है इसमें 3 y⁻3, तो 3 इसमें हो जाएगा एक्सपोनेंट। इसमें क्या करोगे सम, तो 2 + 2 = 4, इसमें है 1, तो हाईएस्ट जो इसमें से एक्सपोनेंट होगा दैट इज योर डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4, ठीक है। सिमिलरली सेकंड की बात करते हैं, यहां पर भी ये जो पॉलिनोमियल है ये 2 का है। अब यहाँ पे डिग्री बताओगे तो यहाँ पर हर एक टर्म का पहले आप एक्सपोनेंट बताओगे, तो एक्सपोनेंट ऑफ p³ क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, तो कितना हो गया 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर हो गया 8, तो हाईएस्ट कौन सा है 8, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 8, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। तो इसमें जो मेथड है जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट एज रिक्वायर्ड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। अगर आपका लाइक टर्म्स है तो उसमें जितने भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल में बोला है एडिशन ऑफ 8xy + 15xy + 3xy, ये लाइक टर्म है बिकॉज सबका जो लिटरल कोफिशिएंट है वो xy है ना। तो कैसे लिखोगे 8xy + 15xy + 3xy। अब टोटल कैसे सम कर दोगे, इसमें जितने भी ये कांस्टेंट है उनको आप ऐड कर दो और xy एज डिजिट लिख दो। 15 और 3 कितने हो गए 18 + 8 इज 26, तो 26xy इज द सिंपल एडिशन, ठीक। तो अब हम देखेंगे एडिशन अनलाइक टर्म्स का। तो यहाँ पर एग्जांपल में है ऐड 3a + 2b - 4c एंड 2c - 4b + 8a। तो यहाँ पर ये दिख रहा है। अभी यहाँ पर 2 मेथडों का यूज किया था टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। पहला है कॉलम मेथड, यानी आप इनको लिखोगे एक कॉलम में। तो क्या लिखा है, रीराइट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ वे दैट देयर लाइक टर्म्स आर 1 बिलो। जैसे कि ये लाइक टर्म है तो ये एक दूसरे के नीचे आए, आपको इस तरीके से लिखना। उसके बाद आपको उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको वहां पर अप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ 3a + 2b - 4c। अब इसके नीचे इसकी लाइक टर्म कौन सी है 8a, फिर b के नीचे b वाली -5b
प्लस 2c। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 11a, यहां पर भी ऐड करोगे तो -5b में प्लस 2b करोगे, माइनस वाला माइनस प्लस माइनस, साइन कौन सा आता है, जो ग्रेटर है, ग्रेटर कौन सा है, माइनस, तो माइनस हुआ 3b, फिर प्लस माइनस माइनस, साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, जो कि ग्रेटर है, तो -2c, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ये आपका हो गया यहाँ पर कॉलम मेथड। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक सेकंड मेथड ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज योर रो मेथड। आप एक ही रो में लिखोगे सब, क्या है, इन अ सिंगल रो राइट ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इन अ ब्रैकेट विथ प्लस साइन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ब्रैकेट्स। क्या बोल रहा है कि एक सिंगल रो में लिखो, तो 3a प्लस 2b माइनस 4c प्लस करोगे, और साथ ही में ये जो सेकंड वाला है उसको आप ब्रैकेट में रख दो। ठीक है, रख दिया। अब ये जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करो विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म का साइन चेंज किए बिना आप उस ब्रैकेट को रिमूव करो, और इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको ग्रुपिंग करके ऐड कर दो। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट अगर आप इसको ओपन करोगे बाहर, क्योंकि प्लस आप कर रहे हो तो इसमें हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको लिखेंगे 3a प्लस 2b माइनस 4c प्लस 2c माइनस 5b प्लस 8a। सेकेंड मेथड डन, सेकेंड स्टेप डन सेकेंड मेथड का। अब क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है हमें लाइक टर्म्स की, तो 3a प्लस 8a हो गया, प्लस 2b माइनस 5b हो गया, माइनस 4c प्लस 2c हो गया, ये हो गया आपका 11a माइनस 3b माइनस 2c, दैट इज योर फाइनल आंसर विद द हेल्प ऑफ रो मेथड। आपको इन दोनों में से जो भी कन्वीनियंट लगे करना है आपको। अब देखो ये वाले जो मेथड्स हैं इनको एक दो बार करोगे ना क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट, और एडिशन में तो फिर भी सिंपल है, एज कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन में एक नया सा थोड़ा सा ऐड हो जाएगा जो कि अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे हम रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ टर्म्स। अभी तक हमने जो भी सी कर रहे थे ना उनके थोड़े से रूल्स देख लेते हैं। तो पहला क्या है, अगर मान लो कि साइन जो है दोनों टर्म का सेम है, जैसे कि दोनों ही प्लस में, जैसे 8xy प्लस 12xy, देन एड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो इनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इनको आप सिंपली ऐड कर दो और वही वाला साइन रहने दो। कितना हो जाएगा, ये xy तो रहेगा ही, 8 प्लस 8 आपका 20 xy हो जाएगा। अब मान लो कि जो साइन है टर्म्स का वो आपका डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। स्मॉलर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे ग्रेटर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से, और साइन किसका अलॉट करोगे, जो कि ग्रेटर कोफिशिएंट का साइन होगा। तो 8x स्क्वायर xy स्क्वायर प्लस माइनस 5x स्क्वायर अगर लिखा है तो माइनस हो गया वो, ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर, साइन कौन सा आएगा, जो कि ग्रेटर कोफिशिएंट है, तो प्लस ये आएगा। क्लियर, यही सेम रूल हमने अप्लाई किया था जब आपको समझा रही थी मैं। तो चलिए बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स में पहले एग्जांपल में आपको बोला है सब्ट्रैक्ट 2a प्लस 3b माइनस c फ्रॉम 4a प्लस 5b प्लस 6c। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी दो मेथड होंगे। द फर्स्ट वन इज कॉलम मेथड, सेकंड वन इज रो मेथड। तो आपको क्या बोला है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, यानी 4a प्लस 5b प्लस 6c। सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2a प्लस 3b माइनस c। ठीक है, ये तो इसका हो गया स्टेप 1। आपको इस तरीके से कॉलम मेथड में लिख देना है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको सेकंड जो रो में आपने लिखा है एक्सप्रेशन, उसके आपको साइन चेंज कर देने हैं। जैसे अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव। ठीक है, तो 4a माइनस 2a करेंगे तो कितना आएगा, स्टेप 2 में क्या होगा, साइन चेंज ऑफ सेकेंड रो। स्टेप 3 में क्या होगा, अब आप सिंपली कर देंगे 4a माइनस 2a, दैट मीन्स 2a, ये हो गया प्लस 2b। कैसे, माइनस हुआ माइनस करा, साइन किसका आएगा, जो कि ग्रेटर कोफिशिएंट है वो है आपका 4, यहाँ पर है 5, यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस 7c, दैट इज योर आंसर। क्लियर, तो ये तो बात हो गई हमारी कॉलम मेथड की। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हम रो मेथड की हेल्प से। तो रो मेथड में क्या होगा,
रो मेथड में सिंपली पहले हम रो में लिखेंगे स्टेप 1 में, तो क्या है 4a प्लस 5b प्लस 6c में से माइनस करना है 2a प्लस 3b माइनस c। अब जब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आया है तो आपको सेकेंड स्टेप में जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। स्टेप 2 में साइन चेंज करना है, 5b प्लस 6c माइनस 2a हो गया, माइनस 3b हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, c हो गया। अब क्या करोगे, लाइक टर्म साथ में लिख दोगे, तो 4a माइनस 2a प्लस 5b माइनस 3b प्लस 6c प्लस c। तो ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 7c इज योर आंसर। तो ये हमने दोनों मेथड देख लिए, कॉलम मेथड एंड रो मेथड। क्लियर? तो चलिए बात करेंगे अब हम किसकी, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें है a स्क्वायर प्लस 2ab को सब्ट्रैक्ट करना है b स्क्वायर प्लस 4ab से। तो यानी 4ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab। ये कौन सा मेथड हम लगा रहे हैं, रो मेथड, सॉरी कॉलम मेथड है ये। कॉलम्स में कॉलम मेथड हो गया, ये दो रो में हमने लिख लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, साइन चेंज। तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab इज योर आंसर। क्लियर? तो चलिए हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म्स। तो अभी हमने देखा b स्क्वायर एंड a स्क्वायर दोनों ही अनलाइक टर्म्स थी, तो वहां पर हमने उनको साइन के साथ में वैसा छोड़ दिया है ना। तो यहाँ पर वही पॉइंट्स को मैं आपको लिख के बता रही हूँ, समझा दे रही हूँ। क्या है, दो लाइक टर्म्स अगर होती है तो उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारी एक सिंगल टर्म आ जाएगी। वहीं पर बट टू अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर टू गेट अ सिंगल टर्म। ऑल दैट कैन बी डन इज टू कनेक्ट देम बाय अ साइन। उनको सिर्फ हम एक साइन से कनेक्ट कर सकते हैं बस। ठीक है, हमने क्या देखा अभी तक यहाँ पर कि अगर लाइक टर्म्स होती है तो उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारी एक सिंगल टर्म ऑब्टेन होती है। हमने देखा लाइक टर्म्स क्या होती है, जिनमें लिटिल कोफिशिएंट सेम होता है। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले, मान लो कि एक एप्पल प्लस एक और एप्पल प्लस एक और एप्पल मिलके क्या बनाएंगे, 3 एप्पल बना देंगे। तो यानी इन तीनों को ऐड करना इज पॉसिबल बिकॉज तीनों ही एप्पल है। तो हमने पूछा नंबर ऑफ एप्पल्स कितने, आपने बोले 3 एप्पल है। तो ये हमारे क्या हो गए, लाइक टर्म्स के एग्जांपल, जिसमें हमें एक सिंगल टर्म ऑब्टेन हो गई। वहीं पर जब हम अनलाइक टर्म्स करते हैं तो हमने पढ़ा कि सिंगल टर्म ऑब्टेन नहीं होती है बिकॉज वो अनलाइक टर्म्स होती हैं, तो उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक एप्पल है, हम चाह रहे हैं कि एक बनाना और एक गुआवा है, तो आप तीनों को मर्ज करके एक सिंगल टर्म नहीं बता सकते। आपके पास क्या निकल कर आएगा, एक एप्पल, एक बनाना और एक गुआवा। तो क्या ये सिंगल टर्म बनकर आया, नहीं। तो ये वाले जो केसेस होते हैं, ये हमने एग्जांपल देख रहे हैं, अनलाइक टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तब हमारा एक सिंगल टर्म ऑब्टेन नहीं होता है, जैसा कि हमारा लाइक टर्म्स को जब ऐड करते हैं तो एक सिंगल टर्म निकल आता है। क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया? तो चलिए बच्चों, फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 13B पर, जिसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 2 पोर्शन हमने रखे हैं, बाकी आपको खुद करने हैं। क्या है, द एडिशन ऑफ 5 7xy प्लस 6 3xy का एडिशन क्या होगा। तो पहले सिंपली आप लिख दोगे 5 प्लस 7xy प्लस 6 प्लस 3xy, दैट गिव्स यू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट ऐड करो, ये एक लाइक टर्म्स है तो इनको ऐड कर दो, तो ये हो गया 11 प्लस 10xy इज योर आंसर। फिर है 4a प्लस 3b माइनस 7a प्लस 4b करना है। तो ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, मतलब एक जैसा इनका लिटिल कोफिशिएंट है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3a प्लस 7b। माइनस 3a क्यों आया, सब्ट्रैक्ट करा, साइन किसका लगाया, जिसका ग्रेटर नंबर है, ये वाला 7 बड़ा है, तो इसलिए माइनस 3a प्लस 7b इसका आंसर हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें है ऐड 18pq माइनस 15pq एंड 3pq को आपको तीनों को ऐड करना है। तीनों ही क्या है, हमारी लाइक टर्म्स, तो इनको हम एक सिंगल टर्म में लिख सकते हैं। प्लस माइनस 15pq प्लस 3pq, तो ये दोनों को पहले ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 21pq माइनस 15pq, तो ये आपका हो जाएगा 6pq इज योर आंसर। क्लियर?
तो चलिए बात करेंगे थर्ड में क्या है, सिंप्लीफाई। फिफ्थ पोर्शन ले रहे हैं, -16am प्लस 4mx प्लस 4am माइनस 15mx प्लस 5am। पहले तो हमको यहाँ पर सेपरेट करनी है लाइक टर्म्स, तो ये am ये एक लाइक टर्म्स है सारी। -16am प्लस 4am प्लस 5am ग्रुपिंग कर दी हमने रो मेथड में। फिर ये एक दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस 4mx माइनस 15mx, तो ये हो गया -16am प्लस का 9am। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, बिकॉज 15 बड़ा है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया 11mx। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया, इसको भी कर लो, तो ये हो जाएगा -7am माइनस 11mx इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो चलिए बात करेंगे फोर्थ की। फोर्थ में क्या है, ऐड a प्लस बी एंड 2a प्लस 3b। तो ऐड कर रहे हैं, कॉलम मेथड से करते हैं। फर्स्ट a प्लस बी को लिखा 2a प्लस 3b, ऐड करना है, सिंपल ऐड कर दो, तो ये हो गया 3a प्लस 4b। सेकेंड वाला पोर्शन 2x प्लस y एंड 3x माइनस 4y, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y। कैसे, प्लस माइनस माइनस, माइनस किया 4 में से 5, तो 3y बचा, साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर है, तो इसलिए -3y। क्लियर? फिफ्थ की बात करेंगे, जिसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, रिमेनिंग आप खुद प्रैक्टिस करोगे। सम करना है यानी ऐड करना है, तो ऐड करना है तो पहले तो इनको लिख दो। फर्स्ट को 3x प्लस 8y प्लस 7z, फिर इसकी लाइक टर्म इसके नीचे लिखो, तो -2x प्लस 6y प्लस 4z -4x प्लस 3y प्लस 6z। अब सिंपली इनको ऐड कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस हुए साइन आएगा माइनस, यानी -6x प्लस 3x, -6x प्लस 3x क्या हो गया, -3x प्लस 9 और 8 17y 6 4 10 17z। ये आपका फाइनल इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट करते हैं, तो पहले 3a प्लस 5b प्लस 2c को हमने लिखा, फिर 2a प्लस 3b माइनस c लिखा, फिर a प्लस b प्लस c लिखा। ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 3 प्लस 2 प्लस a, तो 1 मतलब 6a प्लस 9b, फिर 2c प्लस 3c में से c गया, तो ये आ गया 2c। दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। थर्ड वाला आप मुझे करके भेजना। तो बच्चों ये थर्ड वाला क्या दे रही हूँ आपको, होमवर्क प्लीज सेंड कर देना learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में, स्क्रीनशॉट लेना, होमवर्क समझ में आ जाएगा और आंसर भेज देना। क्लियर? अब हम बात करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन की। इसमें क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन टू यू। ये रहा ट्रायंगल, ठीक है, साइड दी है, मान लो ये 2x प्लस 3y है, ये x प्लस 5y है, ये आपकी 7x माइनस 2y है। आपको पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर क्या होता है ट्रायंगल का, पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो सम कर देते हैं, तो 2x प्लस 3y प्लस x प्लस 5y प्लस 7x माइनस 2y। तो ये कौन सा मेथड हो गया, रो मेथड से सम कर रहे हैं। लाइक टर्म्स x, तो ये हो गया 3x प्लस 7x यानी 10x, 3y 5y माइनस 2y, तो 8y माइनस 2y गिव्स you प्लस 6y। So this is your final answer, this is your parameter of the triangle। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे अब आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि क्या बोला है, द 2 adjacent sides of a rectangle। रेक्टेंगल की 2 साइड्स हमें गिवन है, यानी लेंथ भी गिवन है और ब्रेड्थ भी गिवन है। ठीक है, तो लेंथ मान लेते हैं, ये हो गई आपकी ब्रेड्थ। पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का, तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जो कि क्या होगा, 2l प्लस बी, 2 6a प्लस 9b प्लस 8a माइनस 4b। तो आप पहले इनको प्लस करोगे तो ये 9 है, ध्यान रखना। तो पहले लाइक टर्म्स ऐड कर लो, तो ये हो गया
14 ए, 9 में से 4 गया 5b, ठीक है, प्लस ही आएगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 14 इज 28a प्लस 10b, दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। तो बच्चों आई होप आज की जो क्लास है वो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रही होगी, आपने अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं मेरे साथ। जो मैंने होमवर्क दिया उसको भी आपको मुझे भेजना है learnnow.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। और जैसा कि आप जानते हो learnnow फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री है learnnow.com। थैंक यू एवरीवन।